राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इस PYQ सीरीज़ का, वो रहने वाला है 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस। जो इवनिंग शिफ्ट है आज हम उसके 25 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको मन में दोहरा लेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। और इसी श्लोक को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। द पांड्या किंगडम वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज, हु सेड दैट देयर किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल। देयर कैपिटल वॉज तंजावुर, उरायूर, मदुराई या कवेरीपट्टनम। तो पहली बात तो आपको पता है मेगास्थनीज कौन है ना। सेलिकस निकेटर ने अशोका के कोर्ट में एक इंसान को भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने बुक लिखी है इंडिका। उसी इंडिका बुक में जो है बहुत सी चीज़ें मेंशन है। वन ऑफ द थिंग्स दैट आर मेंशन इन दैट बुक इज कि पांड्या किंगडम जो है वो पर्ल्स के लिए फेमस था। ठीक है। और माना जाता है कि पांड्या किंगडम जो है वो रोमन के साथ ट्रेड करता था, ट्रेडेड विथ रोमन्स। ठीक है, ये चीज़। और पांड्या की कैपिटल क्या थी? पांड्या की कैपिटल थी मदुरई, जहाँ पे तीनों जो संगम हुई हैं वो यहाँ पे, मतलब दो संगम जो है, पहली और जो तीसरी है वो मदुरई में हुई है बेसिकली। ठीक है। और इसका सिंबल क्या था? सिंबल इसका था फिश। ठीक है। और इसमें पोर्ट थी, उसका नाम था कोरकई। कोरकई पोर्ट था। ठीक है। और पांड्या के टाइम पे ही जो मार्को पोलो है वो आया था इंडिया। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है। और वहीं हम बात करें अगर चोला की बात करें हम, तो आपको पता होगा चोला, जिसको हम चोला मंडलम के नाम से भी जानते हैं, उसका सिंबल था टाइगर। ठीक है। और ये पांड्या के जो नॉर्थ ईस्ट हैं वहाँ थे, नॉर्थ ईस्ट टू पांड्यास। ठीक है। कैपिटल इनकी थी उरायूर, जो सेकंड ऑप्शन में दे रखी है, उरायूर। और बाद में ये आगे चल के चेंज हो जाती है किसमें? पुहर में, जिसे हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, जो कि इसका पोर्ट भी है। चोला डायनेस्टी का जो पोर्ट है वो कावेरीपट्टनम या पुहर है। ठीक है। और माना जाता है चोलास के रिलेटेड कि ये ट्रेड करते थे कॉटन में, जिसको इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर सिंडन करके बोला गया है, ट्रेडेड इन कॉटन। और चोला का ग्रेटेस्ट किंग कौन था? तो इसका ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है कराईकाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें अगर चेरा की, ठीक है, तो चेरा के बारे में आपको पता है इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था बो एंड एरो, धनुष और बाण। बो एंड एरो। कैपिटल थी इनकी वज्जी। ठीक है। और पोर्ट थे इनके पास, दो पोर्ट थे, एक का नाम था मुजरिस और एक का नाम था टोंडी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनके भी कनेक्शन थे रोमन के साथ। ठीक है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, कनेक्शन विथ रोमन। और बात करें ग्रेटेस्ट की, तो ग्रेटेस्ट चेरा रूलर जो है उसको उनका नाम है क्या नाम था? सेंगटू वन, जिसको हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात कर लें मेगास्थनीज के बारे में, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इनके बारे में बहुत सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मेगास्थनीज ये ग्रीक रूलर थे, ये क्या बोलते हैं, ग्रीक एम्पायर के थे। ठीक है। और इनकी बुक इंडिका है। ठीक है। और इस इंडिका में कुछ चीज़ें मेंशन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इन्होंने क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सोसाइटी थी उस टाइम पे, उनको 7 वर्णों में, 7 ग्रुप में बांटा था।
इन 7 ग्रुप में क्या क्या है ये पूछा जाता है। तो पहले ग्रुप में जो है, पहले ग्रुप में है फिलोसफर दे रखे हैं, ये पूछ लेता है कि उनके पहले ग्रुप में किसको बांट रखा है। दूसरे में कल्टीवेटर, तीसरे में हंटर एंड हर्डर्स, चरवाहे जो होते हैं हर्डर्स, चौथे में आर्टिजन्स जो पॉटरी वगैरह करते थे, पांचवें में मर्चेंट या ट्रेडर्स, ठीक है, छठे में स्पाई, और सातवें में लास्ट में है किंग एंड काउंसलर। ठीक है, एक्चुअल में मतलब ये गलत वर्णन था, एक्चुअल में तो सोसाइटी 5 वर्णों में थी, लेकिन मतलब इन्होंने 7 बता रखा है कि सोसाइटी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर 7 ग्रुप में डिवाइडेड थी, तो ये चीज़। और इन्होंने जो पाटलिपुत्र है प्रेजेंट डे जिसको हम पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्र, इसके बारे में एक चीज़ मेंशन की थी कि पाटलिपुत्र के पास जो सिटी है इसमें 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं, ऐसा मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में मेंशन किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश सनम अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम एमपी कुछ अवार्ड की बात करें, जैसे कि आपको पता है जो एमपी गवर्नमेंट जो अवार्ड देती है उनके नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि नेशनल कालिदास सम्मान अवार्ड, नेशनल कालिदास सम्मान अवार्ड, तानसेन म्यूजिक अवार्ड, तानसेन म्यूजिक अवार्ड ये पूछ लेती है कहाँ का है, और या फिर पूछ लेगी क्या लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये सब कहाँ के हैं, ये सब हैं एमपी के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ ये मतलब एमपी के ज़्यादा अवार्ड पूछ लेती है। अच्छा, आप मुझे बता दो कि 2024 और 25 में किसको मिला है, 2024 में और 25 में किसको मिला है। और वहीं हम नेशनल कालिदास अवार्ड की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था, 1980s में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 2024 में मिला है ये अमिताभ बच्चन को, बच्चन, और 2025 मिला ये कुमार मंगलम बिरला को, कुमार मंगलम बिरला को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू या सिख। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बता दो, आप मुझे यहाँ हम देख रहे हैं तो एक है पेन प्रिंटजर प्राइज, पेन प्रिंटजर प्रिंटर प्राइज, ये मैं देख रहा था कि 2024 का पूछा गया है, तो ये किसको मिला ये आपको बताना चाहिए। तो ये मिला है अरुंधति रॉय को, अरुंधति, ये नाम आपको भूलना नहीं है, पेन प्रिंटर प्राइज। ठीक है, ये पूछ लिया था तो मैं देख रहा था तो मैं एकदम से याद आ गया। अब चलते हैं आगे। ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू या सिख। तो आपको पता है ईस्टर जो है वो क्रिश्चियन द्वारा सेलिब्रेटेड होती है। और ईस्टर किस लिए मनाई जाती है, ये जीसस के रिजरेक्शन पे मनाई जाती है, रिजरेक्शन ऑफ जीसस। वहीं हम बर्थ पे बात करें तो जीसस के बर्थ पे क्रिसमस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्रूसिफिएक्शन पे जब मतलब कि जो आप देखते हैं ये वाला सिंबल, इस पे जब जीसस क्राइस्ट को कर दिया था तब हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, गुड फ्राइडे। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, वहीं थोड़ी हम और बात कर लें तो आपको पता है कि क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी में दो ये डिवाइडेड है, दो मतलब बेसिकली दो बुक्स हैं यहाँ पे, जिसको हम एक को बोलते हैं दी ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, जो रिलीजियस बुक है, और दूसरी को हम बोलते हैं बाइबल। ठीक है, बाइबल क्या है, बेसिकली ये है राइटिंग ऑफ जीसस। ठीक है, वहीं हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो इसको बोला जाता है हिब्रू टेक्स्ट ऑफ जीसस।
ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ एक क्या नाम अच्छा हाँ, जीसस की लाइफ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो वो जिस बुक में है उसको क्या बोलते हैं? बुक्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ जीसस लाइफ, रिकॉर्ड ऑफ जीसस लाइफ, तो इसको हम बोलते हैं गॉस्पेल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर? तो कौन सा मूवमेंट जो है वो 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था? बब्बर अकाली मूवमेंट, या अकाली मूवमेंट, या सिंह सभा मूवमेंट, या गुरुद्वारा मूवमेंट? अच्छा, अमृतसर से आपको कुछ चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए, जैसे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको रिकॉल होनी चाहिए, ये हुई थी 1809 में। किसके बीच हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह वर्सेस ब्रिटिश, इन दोनों के बीच में साइन हुई थी, और बोला गया था कि जो सतलज रिवर है उसको बाउंड्री मान लेते हैं, सतलज को बाउंड्री मान लेते हैं, जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्रिटिश, और जो नीचे के हिस्से में वो पंजाब। ठीक है, मतलब हम ये ब्रिटिशर्स जो है इंडस सतलज को क्रॉस नहीं करेंगे, ये ऊपर नहीं जाएंगे, तो इस तरह की जो पीस ट्रीटी है वो साइन हुई थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था जिससे साइन की थी? ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हमें क्या पता होता है कि ये इन्होंने गोल्डन टेम्पल जो है वो डेकोरेट करवाया था, डेकोरेशन, ठीक है। और ये कौन सी मिस्ल से बिलोंग करते हैं? तो ये शुक्रचर्या, शुक्रचर्या मिस्ल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये पता नहीं चाहिए। और ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश के तरफ से कौन थे? वो थे चार्ल्स टी मेटकैफे, चार्ल्स टी मेटकैफ, ठीक। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो कौन सा मूवमेंट था? तो ये मूवमेंट था सिंह सभा मूवमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका ये किस लिए था? तो बेसिकली इसका जो एम था वो था टू रेंटलाइज सिखिज्म बाय प्रोमोटिंग सिख आइडेंटिटी, बाय प्रमोटिंग, आपको पता है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उस टाइम पे अलाउड कर दी गई थी, है ना, वो अपना धर्म फैला रही थी। वहीं पे जो हिंदू धर्म था वो उसमें भी बहुत कुछ मतलब वो चल रहा था, मूवमेंट वगैरह चल रहे थे। तो उसी ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव के केस में देखा जाए तो इसके दो ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली। सिंपल सी बात है, पहला ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो कि जो सिख है उनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिख। और दूसरा कि जो कि मैंने अभी बताया आपको, टू फाइट अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। फाइट इन द सेंस मतलब वैसी लड़ाई नहीं कि हाथ पैर वाली लड़ाई, वो नहीं, मतलब समझ रहे हो, अपने धर्म को बचाना, वैसा टाइप का आप समझो, ठीक है। दैट वर हार्मिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो धर्म चेंजमेंट है ना, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर वो बहुत होता, हार्मिंग इंटरेस्ट ऑफ सिक्स, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इसी इसी की वजह से आप ये मान सकते हैं कि जो खालसा स्कूल हैं वो खोले गए थे अलग जगह पे, ताकि मतलब कि जो सिख धर्म को उसको फैलाया जाए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें हम अकाली मूवमेंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ही हम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये शुरू हुआ था 1920 में,
और शुरू किया था करतार सिंह जब्बर ने। करतार सिंह जब्बर ने। और ये किसके लिए था, मतलब ठीक है, किस लिए शुरू किया था? तो आपको पता है कि गुरुद्वारा में भी उस टाइम पे करप्ट जो महंत थे उनके खिलाफ था। गुरुद्वारा का मैनेजमेंट इम्प्रूव करने के लिए था, ताकि मतलब कि सबको हटा दिया जाए। तो अगर अगर मैं बोलूँ तो इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा, मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा। कैसे? बाय रिमूविंग दी, मतलब कि गुरुद्वारा, या फिर कह लो फ्री गुरुद्वारा फ्रॉम करप्ट महंत। करप्ट उदासी महंत जो थे उनसे, उनको हटाने के लिए किया गया था। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर कॉन्फ्लुएंस एट जोशीमठ, हरिद्वार, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। तो आपको मैं ये पूरा सिस्टम समझा देता हूँ कि कैसे अलकनंदा जो है वो बाकी नदियों से मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है जो अलकनंदा है वो ऐसे निकलती है ना? और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बद्रीनाथ या फिर सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यहाँ यहाँ सबसे पहले मिलती है धौलीगंगा से। धौलीगंगा से मिलती है। ठीक है, फिर नंदाकिनी से मिलती है। नंदाकिनी से मिलती है, और फिर पिंडर से मिलती है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो है वो मिलती है यहाँ से, यहाँ मान लो आप, ये मिलती है मंदाकिनी से, जिसे हम काली गंगा भी बोलते हैं। मंदाकिनी, जिसे हम काली गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ से निकलती है ये मंदाकिनी? ये निकलती है आपकी केदारनाथ या फिर चोराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, और हम वहीं बात करें भगीरथी की, ये कौन सी है? भगीरथी। तो ये निकलती है गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ मिलती है ये आपको कैसे याद करना है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, डी और ये वी, डी वी याद कर लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये है विष्णु प्रयाग, ये मिलती कहाँ पे है? अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं ये विष्णु प्रयाग में। ठीक है, और एन एन याद कर लो, डबल एन, है ना? तो अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग में। ठीक है, और पी के याद कर लो, तो ये के कर्ण प्रयाग में मिलती है। वहीं एम आर याद कर लो, तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है यहाँ पे। और बी डी याद कर लो, ये देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं, भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? ये मिलती है देवप्रयाग में। अच्छा, आपको पता है एक ऑपरेशन फ्लड करके भी भारतीय गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, सॉरी ऑपरेशन गंगा के नाम से। तो ये क्या ऑपरेशन था? तो आपको पता है जो यूक्रेन फिलिस्तीन का जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे यूक्रेन में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव कंट्रीब्यूटेड मेनली इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर वुमेन इन रूरल एरियाज? तो पुअर वुमेन, जो गरीब माताएं बहनें हैं, उन जो रूरल एरियाज में, उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन थी, कौन सी योजना थी? इंदिरा आवास योजना थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, या सेल्फ हेल्प थी, या रूरल हेल्थ स्कीम थी? तो ये कौन सी थी? ये थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। अच्छा, ये कितने का समूह होता है? ये होता है 10 से 12 या 10 से 20 मेंबर का जो समूह होता है। वहीं एक 4 से 10 मेंबर का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, यानी कि JLG। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ ग्रुप हेल्प ग्रुप क्या है। बेसिकली कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो कि मतलब कि क्या है, अगर किसी हाउस होल्ड की कुछ जैसे 2.5 लाख से इनकम जो है, सालाना इनकम जो है वो कम होती है, तो उनको हेल्प करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, ताकि मतलब
जो नीचे वाले स्तर वाले लोग हैं उनका विकास हो सके। और इसका फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं मोहम्मद यूनुस को, जो कि अभी बांग्लादेश के अंतरिम गवर्नमेंट के हेड हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी की वजह से, 2001 में इनको नोबेल मिला था। ठीक है, मतलब जो इन्होंने बेसिकली ग्रामीण मॉडल दिया था ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो उससे बहुत हेल्प हुई थी, है ना, और उसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। पहला जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो गाइडलाइंस है वो आरबीआई इशू करता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला एमएफआई कौन सा था, वो था सेवा बैंक। सेल्फ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन एसोसिएशन है वो वाला। ठीक है, कब बना था? 1974 में। कब बना था? कहाँ बना था? ये अहमदाबाद में बना था, ये भी बताना चाहिए। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। ठीक है, और क्या पूछा था मैंने आपको? और तो कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और आपको जो SHG है उसके कुछ मॉडल्स पूछता है, सी यहाँ पे उसने पहले ही पूछा, वो मैं बता देता हूँ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो कुछ मॉडल्स पे काम करती है। कुछ मॉडल्स के नाम मैं आपको बताऊँगा, आपको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन दूंगा, मैं आपको पूरा नहीं बताऊँगा, बाकी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप मान लो एक है CDF मॉडल, जिसका फुल फॉर्म है कॉपरेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन मॉडल। कॉपरेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन मॉडल। तो इस मॉडल का काम भी यही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो है सहायता करना। बस इसकी खासियत ये है कि इसमें दोनों पुअर और नॉन पुअर दोनों मेंबर हो सकते हैं, दोनों मेंबर होते हैं, ऐसे समझ लो आप, नॉन पुअर भी मेंबर होते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें एक सपाप मॉडल है, इसका मतलब आप फुल फॉर्म देख लेंगे। ठीक है, इसका बेसिकली एम है, इसके बेसिकली 3 एम है, जिसको हम बोलते हैं सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। आप समझ रहे होंगे, कैपिटल पूंजी का फॉर्म करना, कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है, और सोशल मोबिलाइजेशन में इससे क्या है, इससे हेल्प होगी। और जो वहीं तीसरा मॉडल है वहाँ पे उसकी बात करें तो उसका नाम है DWCRA मॉडल। ठीक है, और ये बेसिकली रूरल वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देने में हेल्प करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल वुमेन्स। तो ये 3 मॉडल हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैंने आपको एम बता दिया। बस ये 3 मॉडल के आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये बार बार पूछता है और पूछे गए हैं। आप चेक करेंगे, अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑलरेडी इनके बारे में पूछा गया है, CDF और सपाप मॉडल। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 3 एम है, ये तीनों के बारे में पूछ लेता है कि भाई इस क्या सपाप मॉडल किस पे बेस्ड है। ठीक है, उसका क्या एम वगैरह है, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, बेसिलियस, स्पाइरेलियम, कोकस या विब्रियो। तो आपको पता है, नाम से ही दिख रहा है स्पाइरल, है ना, सेम साउंड कर रहा है स्पाइरल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं? वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो और भी पार्ट्स होते हैं, वो चीज उसमें कमी होती है, मतलब सारे नहीं होते। ठीक है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम और बात करें बाकी लोगों की, जैसे बेसिलिस कोकस की, तो उनका मैं शेप दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कोकी का शेप है, आपको दिख रहा है, सर्कल शेप का है ना, और लॉन्ग चेन्स ऑफ सर्कल्स हैं। बेसिली की बात करें तो ये एक तरह से हॉट डॉग की तरह दिख रहा है। ठीक है, और विब्रियो की बात करें तो ये विब्रियो है। ठीक है, और जो स्पाइरल शेप का होता है वो ये स्पाइरेलिया या फिर स्पाइरिलम जिसे हम बोलते हैं वो होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और विब्रियो कॉलरा से कौन सी बीमारी होती है? विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से कॉलरा बीमारी होती है, ये तो आपको बताइए। ठीक है,
इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी? तो कौन से साल में लाई थी? 2022 में, 2021 में, 2023 में, 2020 में? तो ये आई थी 2022 में। अच्छा, 2023 में कौन सा एक प्रोग्राम आया था, आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ही रिसेंट स्टेनो वगैरह एग्जाम में भी पूछा गया था, वो था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, पहला वाला। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका एम क्या है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एम है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर हैं, जो चाइना से लगे हुए हैं बॉर्डर, वहाँ पे ग्रोथ करना। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? जैसे अरुणाचल आ गया, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और एक यूटी, ये लद्दाख। इन जगहों पे पहले फेज़ में निर्माण करने की बात की गई थी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी पता है आपको कि जो है वाइब्रेंट विलेज सेकंड जो प्रोग्राम है आया है, वो आया है जिसमें मतलब कि इन 6 जगहों को छोड़ के बाकी जो जगह हैं, अदर जगह जहाँ हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। As of 14 October 2021, which Indian footballer was in news of breaking पहले 77 इंटरनेशनल गोल्स? तो आपको पता है, एक ही बंदे हैं जो फुटबॉल में छाए रहते हैं, सुनील छेत्री इनका नाम है। ठीक है, और फुटबॉल से रिलेटेड आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? फुटबॉल से रिलेटेड ये तो बताना चाहिए कि इसकी जो बॉल होती है वो कितने वेट की होती है, क्या उसका डायमीटर होता है, और डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट कितना होता है, ये भी पूछ लिया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कौन कौन सी जो है ट्रॉफीज एसोसिएटेड है, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बॉल जो है 15 इंचेस की होती है, और डायमीटर इसका बोल लो तो 68 से 70 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, गोल पोस्ट के बीच में कितनी जगह होती है, तो कितना डिस्टेंस होता है, वो होता है 7.32 मीटर, ये भी पता होना चाहिए। वहीं हम ट्रॉफीज़ की बात कर लें, तो ट्रॉफीज़ कौन कौन सी है? जैसे संतोष ट्रॉफी होगी। अच्छा, संतोष ट्रॉफी अभी वाली कौन जीता है? विट्ठल ट्रॉफी होगी, विट्ठल ट्रॉफी होगी। सुब्रोतो कप हो गया, कलिंजा हो गया, कलिंगा या फिर कलिंजा बोल दो आप, कलिंग बोल लो आप, एक दुरंत है। ठीक है, तो ये सारी ट्रॉफीज़ हैं। और आपको पता है अभी रिसेंट में जो न्यूज़ में चल रही है, वो हमारी अंडर 14 की जो टीम चल रही है ना, याद है? जिसका जो कोच है वो पतला पतला सा है, वो उसने बहुत तगड़ा मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन जो उसने वो डायलॉग वगैरह किए हैं, तो उसके लिए वो बहुत फेमस चल रहा है। उसने मतलब बताया है कि हार्श रियलिटी क्या है फुटबॉल की, कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। और ये अंडर 14 अभी आपको पता है नॉर्वे कप जीत के आई है ना? और किस लिए फेमस होगी ये? क्योंकि इसने भैया 8 मैच में 130 गोल ठोक दिए, इसलिए ये फेमस होगी। और उससे मेन बात है, इन्होंने बहुत कम खाए हैं, 6 या 7 गोल खाए हैं 8 मैचों में। ठीक है, और कितनी मेरे ख्याल से कितने 240 यानी कितनी टीम्स इसमें compete करती हैं, ऐसा कुछ है। और जिस वो कोच की हम बात करें, उनका कोच का नाम क्या है? उनका कोच है रंजीत बजाज। ठीक है, जो कि मतलब कि अपने जिनके पास पैसे वगैरह नहीं थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने अपनी वाइफ के जेवर वगैरह से लोन लिया 56 लाख का, ऐसा कुछ। ठीक है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर वहाँ जाके नॉर्वे में जीते, फिर जो वहाँ के नॉर्वे में जो इंडियन रहते हैं, उन्होंने मतलब कि फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ऐसा कुछ है ना? तो ये समय बहुत न्यूज़ में। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि अभी जो 78th हुई थी संतोष ट्रॉफी, वो किसने जीती थी? ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और जो कलिंग कप है 2025 वाला, वो कौन जीता? कलिंग कप। ठीक है, और एक साफ अंडर 19 हुआ था। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई थी 2025 वाली, ये कौन जीता? एशिया के लिए लोग होते हैं, ज़्यादातर बाहर compete नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो 78 संतोष ट्रॉफी जो है वो जीती है वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल की 33rd ट्रॉफी है, मतलब 33 बार जो ये वेस्ट बंगाल जीती है। कलिंग कप 2025 की बात करें हम, तो गोवा जीता है। ठीक है, सफ की बात करें तो सफ जो है इंडिया जीती है, किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के। ठीक है, और सफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ हेडक्वार्टर है?
साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ये शुरू हुआ था 1997 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। Which of the following acts introduce provincial autonomy by discontinuing the application of diarchy? तो किसने डायरकी सिस्टम लेके आया था, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सॉरी, डायरेक्शन किसने डिसकंटिन्यू किया था, ख़त्म किया था। डिसकंटिन्यू की बात की गई ना, तो हाँ। तो आपको पता है, पहले हम सबसे पहले जो आया था उससे बात करते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहला आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने क्या बात करेगी, इसने बात करेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है उसको ख़त्म करने की बात की। ठीक है, ये ब्रिटेन क्राउन द्वारा ख़त्म करने की बात की। बस हर जगह से नहीं, इन्होंने बोला कि आप टी और चाइना के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। साथ साथ इसी में आपको पता है क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं वो भारत में आने की बात की गई कि आप भारत में आएँ और अपना धर्म जो है फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के टाइम पे आपको 1813 में चार्टर एक्ट के दौरान ही 1 लाख रुपए दिए गए, जो कि बोला गया कि आप इंडियन एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ठीक है, एक लॉ मेंबर जो है भेजा गया इन गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये पता होना चाहिए। और वो मेंबर कौन है, जिसने वही मेंबर है जिसने मैकुले मिनट दिया। कौन है? थॉमस मैकुले। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आया 1909। आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जैसे कोई भी मतलब कि एक्ट वगैरह लेके आए उसके 20 साल बाद वापस उसको रिव्यू करते थे, उसमें कुछ चेंजेस करते थे। तो लगभग आपने देखा होगा, देखेंगे कि लगभग 20 साल का गैप है। देखो 1813 की 13 से अभी नहीं, इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1909 फिर 1919, है ना, इस तरह से। 1909 की बात करें तो आपको पता है ये किस लिए जाना था, ये इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जहाँ पे मॉर्ले सेक्रेटरी था और मिंटो वाइसरॉय था। ठीक है, और आपको पता है इसके दौरान क्या हुआ, यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया। पहले 16 हुआ करता था, अब 60 कर दिया। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई कि हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे किसको, मुस्लिम्स को, फॉर मुस्लिम, ये बोला गया। ठीक है, और बोला गया कि एग्जीक्यूटिव जो वाइसरॉय की और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें एक इंडियन जो है वो उसका पार्ट हो सकता है काउंसिल का। और तो पहले इंडियन कौन बने, फर्स्ट इंडियन बने आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने पहले इंडियन जो कि पार्ट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। ठीक है, वहीं हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। ठीक है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट आए थे, ठीक है, जो कि मुस्लिम को देने की बात की गई थी, वो एक्सटेंड कर दिए गए और वो एंग्लो इंडियंस वुमेन या फिर क्रिश्चियंस को दिए, मतलब कि भी मिलेंगे। एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन और वुमेन तक बढ़ाने की बात की गई। और इसको आप जानते हैं मॉन्टेगू चेल्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये पहली चीज़ पता होनी चाहिए, ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, ये सबसे पता होनी चाहिए। क्योंकि मॉन्टेगू क्या था, वो सेक्रेटरी था और चेम्सफोर्ड जो है वाइसरॉय था। रिफॉर्म्स, साथ साथ इसमें सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया सेंट्रल और एक को बोला गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया ट्रांसफर्ड और एक को बोला गया रिजर्व। अभी हैं क्या, तो जैसे कि आप पब्लिक हेल्थ जो होगी, है ना, एजुकेशन जो होगी, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब आएंगे ट्रांसफर्ड में। वही रिजर्व में क्या आएंगे, जैसे पुलिस जो स्टेट लेवल पे आप समझ लो, लैंड रेवेन्यू हो गया,
फाइनेंस जो हो गया, ये जो आएंगे वो रिजर्व में आएंगे। ठीक है, और इसी के दौरान ही आपको पता है बाइकैमरलिज्म की बात की गई पहली बार, कि हमें बाइकैमरलिज्म लाना है। ठीक है, और साथ साथ क्या है, 6 में से 3 मेंबर, 3 आउट ऑफ 6 मेंबर जो हैं वो अब पार्ट हो सकते हैं, भारतीय जो हैं वो पार्ट हो सकते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ये भी इसमें बोला गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बोली गई, वो ये बोली गई कि जो प्रोविंशियल बजट है और जो सेंट्रल बजट है उसको बेसिकली अलग कर दिया, सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। वही हम बात आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है कि जो डायरकी सिस्टम है ये कहाँ किस के दौरान ख़त्म हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, और क्या क्या बात की गई थी इसी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन की बनाने की बात की गई थी। आगे वो कभी बनी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन बात यहीं पे की गई थी। ठीक है, और डायरकी जो है कहाँ से ख़त्म की थी, डायरकी जो है प्रोविंसेस से ख़त्म कर दी थी और सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी थी, एट सेंटर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म लेके आए थे। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था बाइकैमरलिज्म, तो वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। विच कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989। लोकल गवर्नमेंट बॉडी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की। ठीक है, तो कौन सी जो है कमेटी जो है वो इससे संबंधित है, संबंधित तो सारी हैं, वर्मा कमेटी को छोड़ के। वर्मा कमेटी किससे, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इसने मतलब जो एक्ट वगैरह लेके आए कि हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत वगैरह करनी है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं अशोक मेहता, पीके थुंगौन या बलवंत राय कमेटी की। तो आपको पता है अशोक मेहता जो है कमेटी, ये आई थी 1978 में, और इसने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई थी। वहीं हम बलवंत राय कमेटी की बात करें तो ये 1957 में आई थी, और इसने बात की थी 3 टायर पंचायती सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और जिस कमेटी ने बोला था कि इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो थी पीके थुंगौन कमेटी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, कि पंचायत कौन से पार्ट में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है। ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, पहली बार कहाँ आया, है ना, और ये उसके आर्टिकल्स हैं। उसके आर्टिकल दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ। ठीक है, पंचायत की हम थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। तो कौन से पार्ट में, ये पार्ट 9 में है, पार्ट 9 में है। ठीक है, 243 से 243 ओ तक है, ये अभी मैंने आपको दिखाया आर्टिकल्स इसके। और कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, तो ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ था। इससे पंचायत को जोड़ा गया। और डीपीएस में कौन सी, डीपीएस में 40 वाला जो आर्टिकल है वो पंचायत से जोड़ा गया। और शेड्यूल 11 जो कि पंचायत से डील करता है वो भी ऐड किया गया था, जिसमें कितने आइटम्स हैं, उसमें 28 आइटम्स हैं, फंक्शनल आइटम्स। ठीक है, और कौन से स्टेट में पहली बार आया था, तो ये राजस्थान में आई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑफिशियली तो नहीं माना जाता इसको, अनऑफिशियली माना जाता है, लेकिन पहली बार यहीं पे आया था। कब आया था, 1959 में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं इनके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे सबसे नीचे वाला ग्राम, ठीक है, फिर मंडल परिषद या फिर पंचायत समिति बोल लो आप, पंचायत समिति, और उसके ऊपर जो होता है वो होता है जिला परिषद। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिला परिषद, ये 3 लेवल होते हैं बेसिक। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से होते हैं।
तो आर्टिकल 243 से 244 ओ में, 243 में डेफिनेशन की बात की गई है, इसमें ग्राम सभा की बात की गई है, बी में कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, सी में कंपोजिशन की बात की है, डी में रिजर्वेशन की बात की गई है, टेन्योर की बात की गई है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, जी में पावर, टी में, एच में टैक्स, आई में फाइनेंशियल, और क्या बोलते हैं, जे में ऑडिट, के में इलेक्शन, एल में यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ ये होंगी लागू, और एम में नॉट अप्लाइड की बात की है, कौन कौन सी जगह पे ये नॉट अप्लाइड होंगी और कौन कौन सी लॉ एग्जिस्ट करती हैं, और ओ में बात करेगी बार इलेक्शन मैटर्स की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी हम इसके बारे में गहराई में बात नहीं करेंगे, ठीक है, बस आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ में क्या क्या होनी चाहिए। जब हम पंचायत के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, क्या पावर्स होती हैं, ठीक है, इलेक्शन कौन करवाता है। अब वैसे इलेक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वो करवाती है। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होती है वो किसके किसके कराती है, वो प्रेसिडेंट के कराती है, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के कराती है, मतलब जो मेन होते हैं उनके वो करवाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये सिर्फ दो की कराती है, एक पंचायत की और एक म्यूनसिपैलिटी की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें हम जब आगे देखेंगे फुल में तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड टू रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? जैसे आप हाथ देखते हो, हाथ को टाइट करते हो तो उसमें नसें दिखती हैं आपकी, नसें कुछ ऐसे जैसे दिखती हैं, ऐसे वैसे दिखती हैं। तो जब ये लीफ में होता है तो उसको हम वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट प्रकार के देखे होंगे लीफ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये बनाना लीफ है, इसमें वेनेशन कैसे हैं, ऐसे वेनेशन है ना। और रेटिकुलर वेनेशन कैसा है, जैसे कि ये ब्रांच से निकली हुई, तो ये रेटिकुलर वेनेशन है, ये पैरेलल वेनेशन है। और ये पाल्मेट डाइवर्जन कैसा है, मतलब एक ही जगह से सब निकल रहे हैं, इसको पाल्मेट डाइवर्जन पूछते हैं। तो ये वेनेशन के टाइप्स हैं, क्या है, वेनेशन के टाइप्स हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रेटिकुलेट किस में होगा, तो रेटिकुलेट आपको पता होना चाहिए, रेटिकुलेट किस में होगा, मेज में होगा, भुट्टे में। भुट्टे का पत्ता देखा है ना आपने, ऐसे ऐसे कवरिंग चढ़ी होती है ना। भुट्टे के पट्टे में कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेज, ठीक है। चलते हैं आगे। कोरिएंडर में तो आपको पता है, कोरिएंडर का जो पत्ता होता है ऐसे करके कुछ होता है ना, उसमें तो ऐसे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज कलिंग वॉर मेंशन, ठीक है, 12, 10, 13 या 11। अच्छा, कलिंग वॉर हुई कब थी, तो कलिंग वॉर हुई कब थी, 261 BC में हुई थी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अशोका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल इंस्क्रिप्शन कितने हैं, टोटल इंस्क्रिप्शन कितने हैं, ठीक है। और जो रॉक एडिक्ट्स हैं मेजर कितने हैं और माइनर कितने हैं, ठीक है। किसने डिसाइफर किया था, मैं आपको ईयर बता देता हूँ, 1837 में डिसाइफर किया है, किसने किया है, और कितनी लैंग्वेज हैं और कितनी स्क्रिप्ट है रिलेटेड इससे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं इन सब में इनका नाम जो है, अशोका का नाम वो देवनामी प्रियदर्शी के नाम से है, कहीं पे भी अशोक मेंशन नहीं है। अशोक जो मेंशन है वो 4 माइनर जो पिलर एडिक्ट्स हैं उनमें मेंशनड है, रॉक एडिक्ट्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए, अशोक नाम कहाँ पे है। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये देख सकते हैं टोटल अशोका के इंस्क्रिप्शन कितने हैं, वो हैं 33, ठीक है। कितनी लैंग्वेज हैं, 3 लैंग्वेज में, 4 स्क्रिप्ट में, कौन कौन सी स्क्रिप्ट हैं, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ये दोनों जो है प्राकृत लैंग्वेज में है, एक ग्रीक है, एक अरामिक है। इनकी लैंग्वेज कौन सी है, ग्रीक लैंग्वेज है और अरामिक की अरामिक लैंग्वेज है, ठीक है। और पता क्या होता कितने मेजर हैं, जो 14 मेजर हैं, और माइनर कितने, माइनर है 15, ठीक है। किसने डिसाइड किया था, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अशोक के बारे में क्या, इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी, ये भी पता होना चाहिए काउंसिल,
ठीक है। और जो जिन एडिक्ट्स पे अशोका का नाम अशोका मेंशन है वो है मस्की, निट्टोर, उदयगोलन और गुर्जर। ये तीनों जो है वो कर्नाटका में और गुर्जर आपका जो है एमपी में। ये चीज़ पता होनी चाहिए। वहीं हम बात कर लें रॉक एडिक्ट्स की, तो 13 इनके रॉक एडिक्ट थे, 14 इनके रॉक एडिक्ट थे मेजर। तो पहले वाले में दे रखा है आपको कि एनिमल किलिंग नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें धम्म घोष पॉलिसी की बात की गई थी। आपको पता है जब कलिंग वॉर से अशोका वापस आए तो मतलब उन्होंने इतना वॉर इतनी मार काट देख ली, तो उन्होंने क्या, जो उनकी बैरीगोश पॉलिसी थी कि हमें क्या है वॉर के थ्रू जीतनी है दुनिया, उसको उन्होंने चेंज कर दिया धम्म घोष से। धम्म घोष का मतलब क्या है कि हमें लोगों के दिल जीतने हैं, वो वाली पॉलिसी। और उसको देखने के लिए एक रिलीजियस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया जिसको हम बोलते हैं धम्म महामात्रा। ठीक है। ये कौन सा, ये फिफ्थ में मेंशन किया गया है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट वो कौन सा, वो 13 है जिसमें हम कलिंग वॉर के बारे में देखते हैं। तो कलिंग वॉर के बारे में हम किस में देखते हैं, वो हम देखते हैं 13 में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अशोका वॉर में इतनी पता, अब पता ये भी पता चाहिए कि 100 भाई थे, 99 को उसने मार दिया था, सबसे छोटे वाले को छोड़ दिया था, है ना। तो ये चीज़ मतलब जब हम देखेंगे अशोका की हिस्ट्री जो है वो बहुत बहुत वास्ट है। ठीक है। और इनकी मतलब जो पूरी लाइफ जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर चीज़ें जो हैं इनकी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना, अभी को आपको इतना समझना है कि 14 मेजर रॉकेट्स हैं और 15 माइनर रॉकेट्स हैं। किसने डिसाइफर किए थे, जेम्स प्रिंसप ने डिसाइफर किए थे। 3 लैंग्वेज हैं, 4 स्क्रिप्ट हैं और टोटल कितने हैं, टोटल 33। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC जो है उसका कौन मेंबर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये पार्ट नहीं है। ठीक है। आपको पता है ये जो NHRC है इसको हम बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इन कंट्री। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि आपको पता है ये एक एक्ट से बनी है। ठीक है। कौन सा एक्ट था वो था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, कब का, 1993 का। और ये जो NHRC है इसका पहले चेयरमैन कौन थे और करंट कौन है। पहले आप मुझे बताएंगे, करंट में बता देता हूँ, करंट तो आपको नहीं भी याद होगा। तो इनका नाम है जस्टिस V सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम। ठीक, समझ जाओगे आप। और अगर हम बात करें थोड़ा सा NHRC के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 5, जिसमें से सॉरी 5 मेंबर होते हैं। कौन अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है ये पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है ये पता होना चाहिए। और आपके मेंबर कितने बता दिए मैंने, 5 बता दिए। 5 मेंबर होते हैं जो फुल टाइम होते हैं। ठीक है। और 7 डीम्ड मेंबर भी होते हैं। लेकिन ये आपको मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 12 मेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि NHRC में कितने मेंबर होता है तो आपको 5 ही बोलना है। ठीक है। फुल टाइम की बात करें तो एक तो इनके जो चेयरमैन है उसको काउंट मत करना इसमें। चेयरमैन कौन होगा, वो होगा रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, रिटायर्ड CJI। बाकी 5 मेंबर की बात करें तो उसमें से एक जो होगा वो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक CJI होगा हाई कोर्ट का, और जो 3 मेंबर हैं वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उनके पास होता है ना, ह्यूमन राइट से संबंधित, तो वो उसके बेसिस पे बाकी 3 मेंबर लिए जाएंगे। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो ये थे रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, ये नाम आपको याद रखना है। करंट में कौन है, रामा सुब्रमण्यम।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ठीक है, सब तो अच्छा कब बनी थी ये नहीं बताया ना मैंने, कब बनी थी, तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 1993 में बनी थी। ठीक, अब चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑक्सीकेट MP-Bol mineral used in highway construction and as railroad ballast? तो कौन सा है, शेल, ओलिवाइन, गेसेराइट या फिर हॉर्नब्लेंड? ये है हॉर्नब्लेंड, सीधा सीधा आंसर, इसको याद कर लो आप, कंस्ट्रक्शन और रेल रोड में यूज होता है। हाँ, तो एक तरह की, और ये एक तरह का इंट्रूसिव इग्निश रॉक है, ये भी बताना चाहिए। ठीक है, और ये डार्क कलर का होता है, डार्क ग्रीन से ये ब्लैक कलर तक मतलब वेरी करता है। ठीक है, डार्क, ये चीज़ भी पता, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर अगर कर लोगे तो क्या दिक्कत है, थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। रंजना प्रकाश देसाई, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ओरिजिनली वर्कड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन दी ऑफ द गवर्नमेंट? तो रंजना प्रकाश देसाई जो है, जो पहली वुमेन बन गई है चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो पहले किस में काम करती थी, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में, विजिलेंस में या एग्जीक्यूटिव में? तो ये काम करती थी जुडिशरी में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट के या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर होते हैं, है ना? एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, जुडिशियली अगर कोई लॉ का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर ध्यान रखेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और भी मेंबर्स आप मान लो। ठीक है, और ये लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, या और स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, ये एग्जीक्यूटिव मतलब ये मैंने प्रेसिडेंट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट जाके घर घर जाके बोलेगा कि भैया आप ये फॉलो करो, नहीं, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे आप समझ लो यार। ठीक है, ये चीज़ आप समझो। ठीक है, उसके लिए तो पुलिस सिस्टम है, और भी जो अदर फोर्सेस हैं वो करवाएंगे, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स? तो कौन सा स्टेट है, तो आपको बताना चाहिए ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, जैसे कुछ डैम, जैसे आपको बताना चाहिए इसके कुछ कुछ डैम, जैसे जयावती जो डैम है, जयकवदी, ये कहाँ पे है? एक छोम डैम है इधर, छोम, एक कोयना डैम है, एक पांचेत डैम है। तो जयकवर्दी जो डैम है ये गोदावरी पे है, छोम जो है ये कृष्णा रिवर पे है, और कोयना तो कोयना रिवर पे है, और ये पांचेत जो है वो दामोदर पे है। ठीक है, वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कुछ डैम जो है इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक है इंदिरा सागर डैम, ये पूछा गया है, ये कौन सी नदी पे है, और एक गांधी सागर है। वहाँ 2 सागर और हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका नाम है राणा प्रताप सागर सागर, और एक है जवाहर सागर, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। तो ये दोनों तो आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी पे हैं, चंबल। इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा पे है, और गांधी सागर जो है वो चंबल पे। ठीक है, वहीं हम इंडिया में डैम्स की बात कर लें जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिखाता हूँ मैं आपको, वो ये भाखड़ा नंगल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और आपको सतलज रिवर पे है, किस पे, सतलज रिवर पे। और यही जो है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया का, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया का। जो तेहरी है ये भागीरथी रिवर पे है, और ये हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट ये ग्रेविटी डैम है, और ये हाईएस्ट डैम है। ठीक है, वहीं हम जो हीराकुंड डैम की बात करें जो महानदी पे है, ये भारत और वर्ल्ड का, महानदी पे भारत और वर्ल्ड का ये लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, ये जिसकी मैं बात करता था, राणा प्रताप, इंदिरा सागर, है ना? और अ, आप मुझे बता देंगे, ये सब तो मैंने पूछ लिया।
आप मुझे बता दो कि पहला जो रिवर वैली प्रोजेक्ट था वो कब हुआ था, उसका नाम क्या था? फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, क्योंकि वही मैं देख रहा हूँ, उस नक्शे में दिखा तो नहीं रहा। तो वो हुआ था 1948 में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, कुछ चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, कोयना डैम यहाँ पे, ये कोयना रिवर के पास है। ठीक है, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नागार्जुन डैम ये किस पे है? ये कृष्णा रिवर पे, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आपको पता है मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली उनको अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो उन 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। एटम्स को वैसे तो हम कितने में भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं 3 में। एक को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक, एक को बोलते हैं डाई एटॉमिक, और एक को बोलते हैं पॉली एटॉमिक। अब ये होता क्या, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कुछ बच्चे हो जो होते हैं, आपने अपनी क्लास में नोटिस किए होंगे, कुछ बच्चे होते हैं उनको अकेला अकेला खुद का साथ पसंद होता है ना। वो ज़्यादा मतलब किसी से घुलते मिलते नहीं है, अकेले बने रहते हैं, अकेले में खुश रहते हैं। तो ऐसों को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक, जो कि सिंगल रहना पसंद करते हैं। डाई एटॉमिक आप बात करें तो कुछ बंदे जो होते हैं वो 2 के ग्रुप में रहते हैं। एक वो होगा, एक उसका दोस्त होगा, बेस्ट फ्रेंड। तो जो 2 के ग्रुप में रहते हैं, 2 एटम बॉन्डेड होते हैं, उनको हम ज़्यादा मैंने क्या लिख दिया, एटम बॉन्ड लिख दिया मैंने। तो ये 2 एटम साथ में होते हैं बॉन्डेड, उनको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। और कुछ होते हैं वो कहो अपना ग्रुप में, उनके ग्रुप लंबा हो, 1 2 3 4 5 6 जब पता नहीं कितने हो, सबके साथ वो घुल लगे हों, तो ऐसा हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक, जो मोर देन 2। वैसे तो हम ट्राई एटॉमिक भी बोलते हैं, जैसे में 3 आ जाए। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप जो है उसको कितने में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से ऊपर को हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल समझो। सिंगल एटॉमिक एटम कौन कौन होता है? जैसे कि आप मान लो हीलियम अकेला रहना पसंद करता है, एर्गन अकेले रहना पसंद करता है। डायटोमिक की बात कर लें तो नाइट्रोजन हो गया, इसको एक चाहिए, काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। तो ये मतलब अकेले नहीं, मतलब एक बंदा चाहिए। पॉलीओपेटाइक में बात करें तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 हो गए, है ना। ऑक्सीजन ऐसे मान लो ना आप। तो भैया अकेले रहेगा नहीं, 3 लोग चाहिए, है ना। जैसे NH3 हो गया, अमोनिया, इसमें कितना 4 लोग चाहिए भाई, अकेले रहेगा नहीं। तो इस सबको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक की बात पूछी गई, तो मोनो एटॉमिक कौन होगा? वो होगा हीलियम आपका। ठीक है, ऑक्सीजन और क्लोरीन आपके क्या होंगे? डायटोमिक होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी डायटोमिक होगा, क्योंकि CO होता है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन? कोल्लम, अजमेर, थाने या फिर पुणे? तो सेंसस 2011 के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? वैसे तो पता है, आपको पता है कि हर कितने साल में, 10 साल में सेंसस होता है। इस बार वाला जो है वो डिले हो गया, 2025 में 24 में होना था, वो भी नहीं हुआ। 2025 में होने की बात हो रही है, आप पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा। जो 2011 के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये 15th था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इंडिपेंडेंस का ये 7th था, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7th था, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसका मोटो क्या था? कितने फेजेस में हुआ? ठीक है, क्या पॉपुलेशन क्या थी इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कितनी है इसके अकॉर्डिंग, और स्टेट और यूटी मिला के कितने हैं इसके अकॉर्डिंग, और रजिस्ट्रार जनरल कौन है, रजिस्ट्रार जनरल कौन है इसके अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको पता चाहिए। तो मोटो इसका है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस, ये आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, कितने फेज में हुआ? 2 फेज में हुआ। पहले फेज को हम बोलते हैं हाउस लिस्टिंग, दूसरे स्टेज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एनुमरेशन। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, या ध्यान रखना, एनुमरेशन फेज। कितनी पॉपुलेशन बताएगी इसके
2011 के अकॉर्डिंग तो ये बताएगी 1210.02 मिलियन, जो कि वर्ल्ड का कितना है 17.5% है पूरी दुनिया का। मतलब 20% आबादी जो है वो सिर्फ भारत में रिसाइड कर रही है, समझ रहे हो। कितने डिस्ट्रिक्ट बताई गई, 640 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसा बताया गया, और स्टेट और यूटी मिला के 35 हैं ऐसा बोला गया। और रजिस्टर जनरल कौन थे इस टाइम पे, ये थे सीएम चंद्रमौली। वहीं हम हाईएस्ट लोएस्ट की एक बार बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए और लोएस्ट पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे देखते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है, स्टेट में, यूटी में और डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो किस स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, यूपी। लोएस्ट किस में है, सिक्किम में। ये तो बेसिक है। हाईएस्ट किस यूटी में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, दिल्ली में। और लोएस्ट कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है, तो थाने में, जो कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। और लोएस्ट किस में है, वो है दिबांग वैली। ये कहाँ पे है, ये है अरुणाचल में। और सिटी का पूछ लेगा, अगर सिटी का पूछ लेगा तो हाईएस्ट किस सिटी में है, तो हाईएस्ट है ये मुंबई में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थाने। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू सेंसस 2011। चलते हैं आगे। स्टेटमेंट हमें दे रखा है, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। The Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme has implemented under the National Food Security Act 2003. It is an ongoing central government sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development. It is extended to children aged below 6 years only. 6 services are provided under this scheme through the National Health Mission and Public Health Infrastructure. तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट वगैरह दे रखा होता है, मतलब फैक्ट वगैरह दे रखा होता है, वो गलत होने के चांस हो जाता है। जैसे कि ये दे रखा है तो ये जाहिर सी बात है गलत हो गया। ये क्यों है, क्योंकि ये 2021 की स्कीम है। और जिसमें एक्सट्रीम कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, ओनली, है ना, मतलब अगर एक भी 6 साल का हुआ, ज़्यादा का हुआ, तो ये जो है ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। तो फर्स्ट और अगर थर्ड गलत होगा, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो होना ही चाहिए। अब बचा 2 और 4। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और इसमें ऐसा कुछ डेटा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर 2 सही है तो ये गलत हो गया, तो ये आपका सही आंसर, मतलब सॉरी गलत पूछा ना, तो गलत तो ये वाला हो गया, गलत पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अगर 2 सही है तो जाहिर सी बात है 4 वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड एक स्कीम है। कौन सी स्कीम है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कौन सी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब शुरू हुई थी ये पूछता है, तो ये शुरू हुई थी 2015 में। और इसके एम्बेसडर कौन है ये पूछ लिया था। आपने क्वेश्चन देखा होंगे प्रीवियस वाले, तो उसमें ये पूछ लिया था। तो एम्बेसडर कौन है, ये है साक्षी मलिक। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और उस टाइम पे पीएम कौन थे, तो पीएम थे हमारे मोदी जी, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। क्लियर, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज्ड। तो FWP जो है वो किस 5 ईयर प्रोग्राम के 5 ईयर प्लान के अंदर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 7th के अंदर आता है। वहीं हम बात करें बाकी सब की, तो हम एक बार फोर्थ से बात कर लेते हैं।
फोर्थ से हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने 1 2 3 तो बहुत बार दे रखा है, फोर्थ को भी फोर्थ, वैसे तो फोर्थ भी दे रखा है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे फोर्थ जो है वो 1969 से शुरू हुआ था, 74 तक चला। पहली चीज़, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वो था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ये पता होना चाहिए। कौन से मॉडल बेस्ड था? तो ये रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड था, रुद्र एलन मॉडल पे ये बेस्ड था। और इस फोर्थ के अंदर ही बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये भी इसी के अंदर आया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसी के अंडर आया। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी इसी टाइम पे हुआ, ठीक है। और एक स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट हुआ, वो भी इसके, वो है क्या एक्चुअली में? तो भारत ने पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसका नाम रखा गया ये स्माइलिंग बुद्धा, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका इसने टारगेट कितना रखा? टारगेट रखा 5.7 का, लेकिन अचीव आधे से भी कम 2.05 ही कर पाए, है ना? क्यों? क्योंकि भाई वॉर वगैरह हुई, चाइना इंडो चाइना, ये सब वगैरह, है ना? ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कुछ नहीं बताऊंगा ज़्यादातर, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा। फिफ्थ की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फिफ्थ से आपको पता होना चाहिए 1974 से चालू हुआ, 78 तक गया, 79 तक जाना चाहिए, लेकिन 78 तक गया। क्यों? क्योंकि जनता गवर्नमेंट आ गई थी, आपको पता होना चाहिए, है ना? और ये इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लागू कर दी थी, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई थी, अमेंडमेंट वगैरह हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। और इसी टाइम पे इंदिरा गांधी ने एक गरीबी हटाओ वो प्रोग्राम लेके आई, है ना? गरीबी हटाओ या गरीब हटाओ जो भी कहलाओ, ठीक है। और कौन कौन से प्रोग्राम आए? जैसे हिल्स एरिया प्रोग्राम, इसी इसी टाइम पे आया, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम भी इसी टाइम पे आया। और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी इसी टाइम पे आया। तो ये चीज़ भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और किस मॉडल पे बेस्ड था? तो ये मॉडल पे बेस्ड था, डीपी धर मॉडल पे, ठीक है। टारगेट रखा गया 4.4 का, अचीव कर पाए थे 4.83, ठीक, काफ़ी हद तक सही। लेकिन आपको पता है इमरजेंसी लागू कर दी, और फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, जनता गवर्नमेंट आई, तो इसकी वजह से जो है गैप पड़ गया, तो उस गैप को बोलते हैं हम रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 80 तक था, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका फिफ्थ सिक्स, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हाँ सिक्स आता है, ठीक है, जिसका कब से कब तक? 1980 से 85 तक, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज नेशनल इनकम, इंक्रीज नेशनल इनकम, ठीक है। और एक प्रोग्राम आया जो आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड है, वो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो 3 प्लान थे, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में इंदिरा गांधी थी, और सेवन्थ में हमारे कौन थे? वो थे, सेवन्थ की बात कर लेते हैं, मैं सेवन्थ में कौन थे? राजीव गांधी, सेवन्थ, ठीक है, राजीव गांधी थे इसमें, ठीक है। और ये कब से कब तक था? 1985 से 90 तक था। मैंने आपको बता दिया अभी, फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी इसका गोल था। और इससे रिलेटेड और कुछ तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, फिर से ब्रेक लगता है, और फिर आते हैं एनुअल प्लान। राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, साथ साथ 1991 में आपको पता है बीओपी क्राइसिस भी हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी पड़ जाता है, तो इसलिए ब्रेक लगता है। तो 1990 से 92 तक ब्रेक लगता है, फिर आपके 8th 5 ईयर प्लान आते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। और कौन थे? राजीव गांधी थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अ क्विक लाइन विथ वाटर
जो है रिएक्ट करता है। तो आपको पता चाहिए कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है क्विकलाइम में जब वाटर रिएक्ट करता है, इसको क्विकलाइम बोलते हैं। तो स्लेक्ट लाइम जो बनती है, ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं अगर हम स्लेक लाइम की बात करें तो स्लेक लाइम जब जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, तो एक और रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, स्लेक लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, CaOCl2 प्लस वाटर रिलीज करती है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपो, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, क्लोराइड, ये चीज़ बताना चाहिए। और ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर की यूसेज भी तो आपको पता होनी चाहिए, कहाँ यूज़ होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा जगह बच जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आपका यूज़ होता है जो स्विमिंग पूल में हम पानी साफ़ करते हैं, सैनिटाइज करते हैं वाटर को, वहाँ पे सैनिटाइज वाटर इन स्विमिंग पूल, ठीक है। वुड पल्प फैक्ट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है। और आरओ का जो पानी होता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे भी यूज़ होता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बेसिक यूज़ हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इन सब अगर पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर वाटर को सैनिटाइज करना हो स्विमिंग पूल में तो कौन सा जो है कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपका ब्लीचिंग पाउडर होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किससे एसोसिएटेड है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या सत्तरिया। तो पहले अब कुछ ये पता होना चाहिए, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति को हम बोलते हैं अस्थाना नर्तकी ऑफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, मतलब कि ये रेजिडेंट डांसर हैं कहाँ की, जो तिरुपति टेम्पल है वहाँ की, ये क्या बोलते हैं, अस्थाना नर्तकी, यानी कि रेजिडेंट डांसर ऑफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो मंदिर है वहाँ का, ठीक है। ये चीज़ किससे एसोसिएटेड है, ये है भरतनाट्यम से एसोसिएटेड। भरतनाट्यम के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, मैं आपको एक एक करके रिवाइज करवा देता हूँ। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। किससे एसोसिएटेड है, भगवान शिव से एसोसिएटेड है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये इंस्पायर हुआ था, ये इसका जो क्रिएशन है वो इंस्पायर हुआ था एक स्कल्पचर से, स्कल्पचर ऑफ जो चिदम्बरम टेम्पल है, एंशियंट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, वहाँ से प्रेरणा मिली थी और ये डांस मतलब आया, ये आप कह सकते हो, ठीक है। और ये इसमें जो है इस डांस में स्टोरी टेलिंग की जाती है फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर के थ्रू, स्टोरी टेलिंग, फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अभिनय, ठीक है। और हैंड जेस्चर को हम बोलते हैं मुद्रास, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और भरतनाट्यम के और भी नाम हैं जिस नाम से हम जानते हैं इसको, जैसे सादिर हैं, दास लट्टम और एकाहारे, ये भी इसके नाम हैं। अगर पूछ ले किसके नाम है तो ये भरतनाट्यम के नाम है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1910 में ब्रिटिश ने इसको बैन कर दिया था, ठीक है। इसके कुछ स्टाइल्स हैं और कुछ फॉर्म्स हैं, कितने स्टाइल्स हैं, तो इसके स्टाइल्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे पंडा नल्लूर, पंडा नल्लूर, वजूहूर, वजू वजूहूर, ठीक है, तंजौर, मिल्लाटूर, मिल्लाटूर या कलाक्षेत्र, ये इसके स्टाइल है। और फॉर्म इसके साथ स्टेजेस, स्टेजेस पूछ लेता है,
एक बार स्टेजेस पूछ लेता है कि कितने स्टेजेस होते हैं भरतनाट्यम के, तो इसमें 7 स्टेजेस होते हैं। ये स्टेजेस कितने होते हैं? स्टेजेस 7 होते हैं। कौन कौन से? अलुरप्पू, अलरिप्पू, जातिस्वरम, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, वर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये 7 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भरतनाट्यम के बारे में। और इनके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। कंपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक क्या है, मैंने आपको पहले ही बताई है, वापस बताता हूँ। ठीक है, भरत अलार्म बजने पर, अलार्म बजने पर रुक्मणी देवी के, रुक्मणी देवी के पदम छूकर मीनाक्षी और सारे भाई, मीनाक्षी और सारे भाई के साथ बाल कृष्ण लीला देखने गए, और देखने के आने के बाद और सो गए। ठीक है, तो अलार्म से वैली, अलार्म वैली, ये आपको बताना चाहिए किस स्टाइल से एसोसिएटेड है। तो ये पंडा नल्लूर स्टाइल से एसोसिएटेड है भरतनाट्यम के। और इन्होंने एक स्कूल खोला है जिसको हम बोलते हैं कलाक्षेत्र फाउंडेशन, कलाक्षेत्र फाउंडेशन। रुक्मणी देवी से नाम आप रुक्मणी देवी अरुंधले, रुक्मणी देवी अरुंधले। पद्म से पद्म सुब्रमण्यम, मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम, सुंदरम। साराबाई से मल्लिका साराबाई या मृणालिनी साराबाई, मल्लिका या मृणालिनी साराबाई। ठीक है, बाल से बाल सरस्वती। ठीक है, कृष्ण से यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। लीला से लीला सैमसन, लीला सैमसन। और सो से सोनाल मानसिंह, सोनल मानसिंह या सोनाल बोल लो आप, मानसिंह। ठीक है, और क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसको बोलते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। तो क्वीन, जो बाल सरस्वती हैं इनको हम क्वीन ऑफ भरतनाट्यम बोलते हैं, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कंपोनेंट्स और भरतनाट्यम के बारे में इतनी सारी डिटेल्स आपको पता ऑलरेडी होनी चाहिए। किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी बन सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। Who among the following is the first vocalist to receive Bharat Ratna in 2008 is also credited to have popularized as ख्याल गायकी। ख्याल गायकी का मतलब ये नहीं कि ये लेडीज होंगी, ये चीज़ है, ये ख्याल से संबंधित हैं, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और पहले वोकलिस्ट है जिनको भारत रत्न 2008 में मिला था, तो ये कौन है हमारे, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। ये कौन है? ये हैं पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, जिनको भारत रत्न मिला 2008 में। ठीक है, किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं किराना घराने से। ठीक है, और कहाँ के हैं? ये कर्नाटका के हैं। किराना घराने के फाउंडर किस किसको बोलते हैं हम पता है? अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल वाहिद खान को हम फाउंडर मानते हैं। और कंपोनेंट्स की बात करें अगर किराना घराने की, तो आपको पता है सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व, धर्व,
गंगूबाई हंगल, हंगल, प्रभा आत्रे, प्रभा आत्रे, मानिक वर्मा, मानिक वर्मा, और छन्नूलाल मिश्रा, छन्नू लाल मिश्रा। वहीं ये जो आपको बेगम अख्तर दिख रही हैं, ये नाम, तो बेगम अख्तर, इनको आपको बताना चाहिए, ये इनको गज़ल की क्वीन कहा जाता है, क्वीन ऑफ गज़ल। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और हम प्रभात रे की बात करें तो प्रभात रे के बारे में क्या ये बताना चाहिए कि इनको, ये वोकलिस्ट थी जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कब कब मिला है? पद्मश्री मिला है 1990 में, भूषण मिला है 2002 में, और पद्म विभूषण मिला है 2022 में। ये चीज़ भी बतानी चाहिए। और ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर की बात करें अगर हम, तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये हैं आपके ग्वालियर घराने से एसोसिएटेड। इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ग्वालियर घराना आपको पता है सबसे पुराना घराना है। इसके फाउंडर कौन है? इसके 4 फाउंडर माने जाते हैं। कौन कौन? हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान, या नथम पीर बख्श, पीर बख्श। ये 4 माना जाता है फाउंडर हैं। और कंपोनेंट की वहीं पर हम बात कर लें तो कंपोनेंट मानेंगे राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले। ठीक है, और वीणा शास्त्र बुद्धि, शास्त्र बुद्धि, बड़े मियाँ खान, बड़े मोहम्मद खान, बड़े मोहम्मद खान। ठीक है, और पंडित राम नारायण बढ़ाओ, पंडित राम नारायण, सॉरी राम नारायण नहीं, पंडित नारायण, पंडित नारायण राव थे। नाम कंफ्यूजन है। पंडित नारायण राव, नारायण राव बुधाओ, ये इनका नाम है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। आप चलते हैं, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहने वाला है ये। द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो थर्ड एडिशन, पहली बात तो थर्ड एडिशन कब हुआ था खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का? तो ये था 2023 में। कौन जीता था? तो भैया पंजाब यूनिवर्सिटी जीती थी। ठीक है, और कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फोर्थ एडिशन वो कहाँ पे हुआ? यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ एडिशन, सॉरी फोर्थ एडिशन कौन जीता आप मुझे बता दो। नहीं, ये कहाँ हुआ बता दो मुझे, एक चीज़ बता दो। चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये हरियाणा में हुए। कौन जीता ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पास कितना दिमाग है। ठीक है, और बात कर लेते हैं, और किसी की बात कर लें। खेलो खेलो इंडिया की विंटर गेम्स की बात कर लेते हैं। तो 5th वाला जो है, अभी ये न्यूज़ में रहे हैं, खेलो विंटर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, क्योंकि ये 2025 में ही हुए हैं। ठीक है, 5th एडिशन है, तो पहला एडिशन कब हुआ होगा? आप यहीं से समझ सकते हैं। तो पहला एडिशन 2020 में हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था? 2020 में। होस्ट कौन रहा था इस 5th वाले का? ठीक है, और आपको पता चाहिए 2 फेज़ में हुआ था। ये तो पहली बात 2 फेज़ में हुआ था। पहले वाले फेज़ में लेह में हुआ था, दूसरे वाले फेज़ में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, मैस्कॉट कौन रहा है? तो वहाँ का जो स्नो लेपर्ड है, जिसको हम बोलते हैं शीन ई शी, शीन ई शी, ये इसका मैस्कॉट था, जिसको हम, जो वहाँ का स्नो लेपर्ड है। ठीक है, और चैंपियन कौन रहा है, जीता कौन है? चैंपियन, चैंपियन और चैंपियन, तो ये रही है अपनी इंडियन आर्मी। ठीक है, और कितने मेडल पाई है? 18 मेडल लेके गई है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी पैटर्न, तो क्या है मतलब कि करंट से जो बहुत लेटेस्ट हैं वो ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये चीज़ आप इसकी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इस चीज़ को दिमाग में चढ़ा लेंगे।
तो यहीं पे हमारा जो आज का सेशन है वो समाप्त होता है। आशा है आपको फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत ही आपने इससे कुछ सीखा होगा, है ना। और अगर मैंने कोई फैक्ट और कोई बात जो है मिस कर दी हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।